श्वेता उठो, 7 बज गए हैं और अभी तक तुम सोई हो। अपनी पत्नी श्वेता को उठाते हुए नीलेश बोला। सोने दो ना नीलेश, आज संडे है। नींद में ही श्वेता बोली। मुझे पता है कि आज संडे है, पर शायद तुम भूल गई हो कि आज तुम्हारी प्यारी बहन जानवी आने वाली है। उसे लाने नहीं चलना है क्या? नीलेश बोला। लेकिन श्वेता कहने लगी कि वह चला जाए, उसे बहुत नींद आ रही है। अरे ये क्या बात हुई? बुरा लग जाएगा उसे। चलो उठो, तब तक मैं चाय बना लाता हूँ, कहकर नीलेश किचन की तरफ चला गया। ये जानवी की बच्ची भी ना मेरी नींद पर पानी फेर दिया। हफ्ते में एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है आराम से सोने के लिए, वो भी इस मैडम ने बिगाड़ दिया। मन ही मन बुदबुदाते हुए श्वेता बाथरूम में घुस गई और जब तक वह फ्रेश होकर निकली, नीलेश चाव के साथ बिस्कुट लेकर हाजिर हो गया। जानवी की ट्रेन सुबह 9:45 पर थी, लेकिन गाड़ी का कोई ठिकाना नहीं रहता। कभी कभी वह वक्त से पहले भी आ जाती है। यह सोचकर नीलेश घर से 1 घंटा पहले ही निकल गया, क्योंकि करीब 20-25 मिनट तो उसे स्टेशन पहुंचने में ही लग जाएगा। क्यों इतनी जल्दी निकल आए घर से हम? गाड़ी आने में तो अभी 1.5 घंटा बाकी है। इतनी देर कहाँ बैठोगे बताओ? तुम भी ना बहुत हड़बड़ाते हो, झुंझलाते हुए श्वेता बोली, क्योंकि उसे सच में बहुत नींद आ रही थी। छुट्टी के दिन वह 12-1 बजे से पहले कभी नहीं उठती है, लेकिन आज उसे सुबह 7 बजे ही उठना पड़ गया तो भन्ना उठी। श्वेता को गुस्साते देख नीलेश कहने लगा कि वह चाहे तो कार की पीछे वाली सीट पर जाकर सो सकती है, पर उसने नहीं चलेगा कहकर मना कर दिया और बाहर खिड़की से झांककर देखने लगी। सुबह की ठंडी ठंडी हवा के झोंके से उसकी नींद कहाँ फुर हो गई पता ही नहीं चला। जानवी के आने से श्वेता भी बहुत खुश थी, और हो भी क्यों ना, आखिर वह उसकी छोटी बहन है। पिछली बार जब वह यहाँ आई थी तब 1 हफ्ते बाद ही अपने पापा के साथ चली गई थी, लेकिन इस बार वह यहाँ रहने का लंबा प्रोग्राम बनाकर आ रही है। देखो सही कहा था ना मैंने, ट्रेन अपने वक्त से पहले आ रही है। ट्रेन आने की घोषणा सुन नीलेश बोला। स्टेशन पर श्वेता और नीलेश को खड़े देख जानवी का चेहरा खिल उठा। बहन से मिलते ही भींचकर उसे गले लगा लिया और फिर नीलेश से हाथ मिलाकर उसका हाल चाल पूछा तो हंसते हुए उसने जवाब दिया कि वह ठीक है। क्या बात है जानवी, तू तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर और स्मार्ट दिखने लगी है। बहन के गालों को प्यार से थपथपाते हुए श्वेता बोली। क्यों नीलेश, देखो तो जानवी पहले से भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगी है ना। रूप निखर रहा है इसका। क्या लगाती है? फेयर एंड लवली या देसी नुस्खा? देसी नुस्खा दी, हंसते हुए जानवी ने कहा। यह सब छोड़ो, पहले ये बताओ जीजू इतने दुबले क्यों हो गए हैं? क्या आप इन्हें ठीक से खिलाती पिलाती नहीं हो? जानवी ने बहन को उलाहना दिया तो नीलेश को भी मौका मिल गया। हाँ, तुम बिल्कुल सच कह रही हो जानवी, तुम्हारी दीदी बिल्कुल मुझ पर ध्यान नहीं देती है। तभी तो देखो कितना दुबला पतला बेचारा सा हो गया हूँ मैं। जानवी का सामान गाड़ी की डिक्की में रखते हुए अजीब सा मुंह बनाकर नीलेश बोला। हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं खिलाती पिलाती हूँ, पर अब तू आ गई है ना तो खिलाना पिलाना खूब बना बनाकर अपने जीजू को, हंसते हुए श्वेता बोली। फिर पूरे रास्ते वह पटना और वहाँ के लोगों के बारे में बताती रही, यह भी कि उसके भैया का प्रमोशन हो गया है और अब वह वहीं पटना आ गए हैं। यह तो बड़ी अच्छी बात है, अब पापा की देखभाल अच्छे से हो पाएगी। वैसे पापा की तबीयत तो ठीक रहती है ना? श्वेता ने पूछा। पापा तो बिल्कुल फिट है, अपनी आंखें चमकाते हुए जानवी बोली। रोज सुबह सैर और योगा करना नहीं भूलते, खाना भी एकदम कायदे से लेते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया। सच कहूँ दीदी, आज हम युवाओं से ज़्यादा बुजुर्ग लोग अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन युवा आज एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में ऐसे भाग रहे हैं कि अपनी सेहत की उन्हें चिंता ही नहीं है।
उसकी बात पर श्वेता ने भी हामी भरी कि वह सही कह रही है, क्योंकि वह भी अपनी सेहत पर कहाँ ध्यान दे पाती है। ऑफिस और घर के बीच ऐसी पिसती रहती है कि अपने लिए उसे समय ही नहीं मिलता। दोनों बहनों को बातों में मशगूल देख पीछे मुड़कर नीलेश बोला, अरे भाई, मुझसे भी कोई बात करेगा क्या, या ड्राइवर ही समझ लिया है आप दोनों ने मुझे। उसकी बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। वैसे मेरी प्यारी साली साहिबा, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? नहीं जीजू, कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और फिर एसी बोगी में तो आराम ही आराम होता है। पता ही नहीं चला कि कब पटना से ट्रेन अहमदाबाद पहुंच गई। वैसे जीजू, आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, एकदम रणवीर सिंह की तरह। पर ये बताइए कि यह दी के प्यार का असर है या कोई और बात है? बताओ बताओ। पहले तो थैंक यू मुझे स्मार्ट बोलने के लिए, पर मैं बता दूं साली साहिबा कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दीदी मुझे छोड़ती ही नहीं कि जरा इधर झांकू भी। हंसते हुए नीलेश बोला, वैसे आप भी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हैं। अपनी तारीफ सुन जानवी मुस्कुरा पड़ी। बात कहते हुए वह खिड़की से बाहर भी देख रही थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, घर, कंपनियां, मॉल देख देख कर उसकी तो आंखें ही चुंधिया रही थी। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक बड़े से टावर के पास आकर रुक गई। वाह जीजू, आपका यह घर तो पहले वाले घर से भी बड़ा है। घर में कदम रखते ही जानवी की आंखें चमक उठी। और ये बालकनी तो देखो, जैसे एक कमरा ही हो। वाह, कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है बाहर का। बहुत मज़ा आता होगा ना आप दोनों को यहाँ बैठकर चाय पीने में। और वहाँ पटना में एक हमारा घर। मुंह बनाते हुए जानवी कहने लगी, बस खिड़की और दरवाजे से ही झांकते रहो। और इंसान भी वहाँ के इतने बोरिंग और इरिटेटिंग हैं कि पूछो मत। लड़की देखी नहीं कि घूरने लगते हैं, जैसे खा ही जाएंगे। इसलिए पापा भैया मुझे घर से ज़्यादा बाहर निकलने नहीं देते हैं। उसकी बात पर चुटकी लेते हुए नीलेश बोला, अब लड़के तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को नहीं घूरेंगे तो फिर किसे घूरेंगे? लेकिन तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया जानवी। बेचारे, अब उन लड़कों का क्या होगा? किसे घूरेंगे अब वे? नीलेश की बातों पर श्वेता को भी जोर की हंसी आ गई। हाँ, ले लो मज़े आप दोनों भी। झूठा गुस्सा दिखाते हुए जानवी बोली, चलो अब बाकी बातें बाद में, पहले फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। कहकर श्वेता किचन में चली गई और जानवी फ्रेश होने यहाँ का बड़ा और साफ सुथरा बाथरूम देखकर जानवी का मन खुश हो गया। मन तो किया कि झरने के नीचे खड़े होकर पहले खूब नहा ले, लेकिन श्वेता ने आवाज़ दी तो बाहर आ गई। दोनों को चाय देकर श्वेता अपनी भी चाय लेकर बालकनी में आ गई और चाय के साथ बातों का सिलसिला चल पड़ा। श्वेता पटना और वहाँ के लोगों के बारे में खैर खबर लेती रही और जानवी यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगी। इसी बीच जीजा साली में नोक-झोंक और हंसी मजाक भी चलता रहा। शाम को तीनों बाहर घूमने निकल पड़े और बाहर से ही खा पीकर देर रात वापस आए। अब इसी तरह उनकी रूटीन लाइफ बन गई थी। हर छुट्टी वाले दिन ये लोग कहीं ना कहीं घूमने फिरने निकल पड़ते थे। जीजा साली का रिश्ता बड़ा ही पवित्र होता है, लेकिन इनमें लड़ाई झगड़ा और नोक झोंक भी चलती रहती है। ठीक उसी तरह जानवी और नीलेश का रिश्ता था। अक्सर दोनों में नोक झोंक और शरारतें होती रहती थी, लेकिन उनके बीच एक दूसरे के लिए प्रेम और सम्मान भी बहुत था। दोनों अक्सर एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते, जिससे घर में मनोरंजन बना रहता था। जानवी के बचपने पर कभी कभार श्वेता उसे डांट देती तो आगे बढ़कर नीलेश उसका बचाव करता और कहता कि खबरदार, कोई उसकी प्यारी साली को डांट नहीं सकता। कभी अपने पापा को याद कर जानवी उदास हो जाती तो नीलेश उसे बातों से बहलाता। जब कोई फैमिली मीटिंग या पार्टी वगैरह में जानवी बोर होने लगती
तो नीलेश उसे बोर नहीं होने देता था। कितना भी व्यस्त क्यों ना हो अपने काम में, जाह्नवी के मैसेज का रिप्लाई वह जरूर करता था। जाह्नवी को कॉलेज से आने में जरा भी देर हो जाती, वह फ़ोन पर फ़ोन करने लगता। उसके ऐसे व्यवहार से श्वेता खींच भी उठती कि क्या वह बच्ची है जो गुम हो जाएगी। और यह बिहार नहीं, गुजरात है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी नीलेश को जाह्नवी की चिंता लगी रहती थी। जब तक कि वह घर वापस नहीं आ जाती, जाह्नवी को वह अपनी जिम्मेदारी समझता था। जाह्नवी भी अपने बहन बहनोई का बहुत ख्याल रखती थी। उनकी गृहस्थी में खुशियाँ बनी रहे, यही उसकी कामना होती थी। कभी कभी किसी बात पर नीलेश और श्वेता में कहासुनी हो जाती और दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते। तब जाह्नवी ही दोनों के बीच सुलह कराती थी, वरना तो इनके बीच कई कई दिनों तक बातचीत बंद रहती थी। जानती थी जाह्नवी कि गलती उसकी बहन की ही होती है ज़्यादातर, फिर भी वह झुकने को तैयार नहीं होती। जिद्दी है एक नंबर की शुरू से ही। श्वेता जितनी गुस्सैल स्वभाव की है, नीलेश उतना ही सरल और शांत स्वभाव का। तभी तो जाह्नवी अपना कोई भी सीक्रेट बहन को ना बताकर नीलेश को बताती थी। अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना हो या कहीं घूमने, वह नीलेश को बता कर जाती और नीलेश भी उसके सीक्रेट को सीक्रेट ही रखता, लेकिन चेताता जरूर कि वह अपना ख्याल रखे। जमाना ठीक नहीं है, इसलिए किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करे, वक्त पर घर आ जाया करे। वह हमेशा जाह्नवी का हौसला बढ़ाता और उसकी पढ़ाई की तारीफ करते हुए उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता। जाह्नवी नीलेश से अपने दिल की बात खुलकर कह पाती थी, कोई संकोच नहीं होता था उसे। लेकिन बहन से कुछ कहते उसकी रूह कांपती थी। दरअसल जाह्नवी ग्रेजुएशन के बाद MBA करना चाहती थी, मगर उसके पापा इस बात के लिए राजी नहीं थे। वह तो अब जाह्नवी की शादी करने की सोच रहे थे। जाह्नवी की माँ नहीं थी, इसलिए उसके पापा अपने जीते जी जाह्नवी का ब्याह कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहते थे। मगर जाह्नवी अभी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी और इस बात के लिए अक्सर बाप बेटी में झगड़ा होता रहता था। जाह्नवी के पापा का कहना था कि शादी के बाद जो करना है करे। वह तो अपनी बड़ी बेटी श्वेता के बारे में भी ऐसी ही राय रखते थे कि लड़कियां नौकरी नहीं कर सकती, उनका काम तो घर और बच्चे संभालना होता है। लेकिन शादी के बाद नीलेश ने तो श्वेता को आज़ादी दी कि वह जो चाहे कर सकती है। चलो, श्वेता को नीलेश जैसा सुलझा हुआ पति मिल गया, लेकिन जाह्नवी के साथ ऐसा नहीं हो पाया तो। और अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा। आज औरत और मर्द कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी की गाड़ी चला रहे हैं। इसी बीच को जब नीलेश ने जाह्नवी के पापा यानी अपने ससुर को समझाया तो वह मान गए और आगे की पढ़ाई करने की अनुमति दे दी। नीलेश ने यह भी कहा कि वे चिंता न करें, क्योंकि अब जाह्नवी उसकी भी जिम्मेदारी है। यहाँ आने के कुछ वक्त बाद ही जाह्नवी का एडमिशन अहमदाबाद के एक अच्छे से कॉलेज में हो गया। सुबह तो वह अपनी बहन श्वेता के साथ ही कॉलेज के लिए निकल जाती और शाम को उधर से ऑटो या कैब से घर आ जाती थी। लेकिन फिर रास्ता समझ आने के बाद खुद ही वह स्कूटी से कॉलेज जाने आने लगी थी। श्वेता को तो सुबह उठने की आदत नहीं थी, इसलिए नीलेश को अकेले ही वॉक पर जाना पड़ता था। लेकिन जाह्नवी जब यहाँ आई है, नीलेश को एक कंपनी मिल गई है। दोनों सुबह वॉक पर निकल जाते और गप्पे मारते हुए उधर से दूध सब्जी वगैरह लेकर वापस आ जाते। आने के बाद दोनों मिलकर चाय नाश्ता बनाते, तब जाकर श्वेता उठती थी। तू तो और भी फिट हो गई है वॉक कर करके, चाय का घूंट भरते हुए श्वेता बोली। अच्छा है, नीलेश को भी कंपनी मिल गई। मैं तो कहती हूँ दी कि आप भी वॉक पर चलो, अच्छा लगेगा। ब्रेड का टुकड़ा मुंह में डालते हुए जाह्नवी बोली तो हंसते हुए नीलेश
बोला, यह कभी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी दीदी को नींद ज़्यादा प्यारी है। ऐसी बात नहीं है। कल से दी हमारे साथ चलेंगी। क्यों दी, चलोगी ना? मगर श्वेता ने यह बोलकर दोनों को चुप करा दिया कि बकवास मत करो ज़्यादा, उसे वॉक की कोई ज़रूरत नहीं है। वह ऐसे ही फिट है। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है, हवा में हाथ लहराते हुए जानवी बोली। लेकिन श्वेता का भाव देख सकपका कर चुप हो गई। इसी तरह जानवी को यहाँ आए 1 साल पूरा हो गया और अब वह पढ़ाई के दूसरे साल में चली गई थी। उसका तो मन था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद यही अहमदाबाद में ही उसे नौकरी मिल जाए, क्योंकि यहाँ का रहन सहन उसे बहुत भाने लगा था। मगर उसके पापा इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। आज सुबह से ही नीलेश की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वह ऑफिस से घर जल्दी आ गया। जीजू, आप ठीक तो हैं ना? नीलेश को सिर पर हाथ रखे देख जानवी ने पूछा तो वह कहने लगी कि कुछ नहीं, बस जरा सिर भारी सा लग रहा था, इसलिए घर आ गया। आराम करूँगा तो ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। कहकर वह तुरंत नीलेश के लिए चाय बना लाई और उसके सिर में तेल की मालिश की तो उसे जरा अच्छा लगा। अरे नीलेश, क्या हुआ तुम्हें? उसे सोता देख श्वेता बोली। अच्छा छोड़ो, सुनो मेरी बात। एक खुशखबरी है कि मेरा ट्रांसफ़र मुंबई हो गया है। मैंने बताया था ना कि मेरे ट्रांसफ़र की बात चल रही है। मैंने तो हाँ बोल दिया है, पर श्वेता, मेरी तो तबीयत। बोलते बोलते नीलेश को ज़ोर से खांसी आ गई। नीलेश को खांसते देख दौड़कर जानवी पानी ले आई और पिलाया। फिर सहारा देकर उसे लिटाया, तब जाकर उसकी खांसी कम हुई। क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो ना, श्वेता बोली तो जानवी ने उसे इशारों से चुप रहने को कहा कि ये बातें बाद में हो जाएंगी, पहले नीलेश को आराम करने दो, क्योंकि जब से वह ऑफिस से आए हैं तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है उनकी। पर हुआ क्या है, बताओ तो। अपनी आंखें अजीब सी घुमाती हुई श्वेता बड़बड़ करने लगी कि ज़रूर बाहर में कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। ज़रूरत क्या है बाहर का खाना खाने की, लेकिन क्या अभी यह सब बातें करने का वक्त था? जानवी कितना उसे इशारों से चुप रहने को बोल रही थी, उतना ही वह बड़बड़ाती जा रही थी। हैरान थी जानवी कि कैसी औरत है ये, इसे अपने पति की तबीयत की जरा भी परवाह नहीं है। जीजू, अब कैसा लग रहा है आपको? नीलेश के सिर पर हाथ फेरते हुए जानवी बोली। सच में बहुत गुस्सा आ रहा था उसे अपनी बहन पर कि जरा पूछती तो हुआ क्या है। नहीं, बस अपनी ही पड़ी है जीजू। कुछ लाऊं आपके लिए, चाय कॉफ़ी या कुछ खाने के लिए? क्योंकि ऑफिस में भी आपने लंच नहीं किया। लेकिन इशारों से नीलेश ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी वह आराम करना चाहता है। ठीक है, कहकर जानवी ने एक चादर उड़ा दिया। बाहर जाकर देखा तो श्वेता जाने किससे बात कर रही थी। जानवी को देखते ही फ़ोन रखकर पूछने लगी कि अब नीलेश कैसा है? ठीक है दी, आराम कर रहे हैं। रात में भी वह उस बारे में नीलेश से बात करना चाहती थी, लेकिन वह सोया था तो बोल नहीं पाई। सोचा कि अब सुबह ही बात कर लेगी, लेकिन सुबह तो उसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी। शरीर आग की तरह तप रहा था। नीलेश, उठो, क्या हुआ तुम्हें? जानवी, इधर तो आओ, देखो नीलेश को तेज बुखार है। श्वेता ने आवाज़ लगाई। क्या हुआ दी? जीजू को बुखार है। नीलेश के सिर को छूने के बाद जानवी घबरा गई। ओह, सिर तो आग की तरह तप रहा है। मैं अभी थर्मामीटर लेकर आती हूँ। देखा तो 1.4 डिग्री बुखार था। दीदी, बुखार तो बहुत ज़्यादा है, आप जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो, तब तक मैं ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती हूँ इनके सिर पर, कहकर वह फ्रिज से बर्फ़ वाला पानी ले आई। लेकिन बुखार अभी भी कम नहीं हो रहा था। डॉक्टर को फिर से फ़ोन लगाओ ना,
कब आएंगे? जानवी नीलेश को बढ़ते बुखार से परेशान थी, मगर श्वेता इस बात से ज़्यादा परेशान थी कि कहीं उसकी खराब तबीयत की वजह से उसका मुंबई जाना कैंसिल ना हो जाए। फिर क्या कहेगी वह अपने बॉस से? कब से वह अपने तबादले के लिए कोशिश में थी और आज जब तबादला हुआ तो जाने यह लफड़ा कहाँ से आ गया। सोचकर ही उसका मन क्षुब्ध हो उठा। नीलेश को देखने के बाद डॉक्टर ने दवाई दी और कहा कि अगर कल तक बुखार नहीं उतरा है तो कुछ टेस्ट करवाने होंगे। लेकिन आज 2 दिन हो चुके थे और नीलेश का बुखार जस का तस था। जानवी को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं नीलेश को डेंगू या मलेरिया ना हो गया हो, क्योंकि बारिश के मौसम में इन सब बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जांच से पता चला कि नीलेश को चिकनगुनिया हो गया है और प्लेटलेट काउंट भी बहुत कम है। अब क्या होगा? जीजू ठीक तो हो जाएंगे ना दी? बोलते हुए जानवी का गला रूंध गया। हमेशा हंसने बोलने वाला और सबको खुश रखने वाला नीलेश को बेड पर बीमार पड़े देख जानवी को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जीजू कोई बच्चे नहीं हैं। तबीयत खराब है तो ठीक भी हो जाएगी, इसमें क्या है? श्वेता ने कहा तो जानवी चुप हो गई, लेकिन उसका दिल अंदर से नीलेश को देख देख कर रो रहा था। चिंता तो मुझे इस बात की हो रही है जानवी कि अब मैं अपने बॉस से क्या कहूँगी, लेकिन जाना तो पड़ेगा मुझे। देख तू नीलेश को संभाल लेना, एकदम दृढ़ता से श्वेता बोली। तो तुम्हें जीजू की सेहत से ज़्यादा अपनी नौकरी की पड़ी है दी? कभी जानवी ने अपनी बहन से मुंह उठाकर बात नहीं की थी, लेकिन आज उससे रहा नहीं गया। कैसी हो आप? यहाँ जीजू का बुखार उतरा नहीं है और आपको मुंबई जाने की पड़ी है। नीलेश तो कुछ बोल नहीं पा रहा था, पर वह स्तब्ध सा श्वेता के ऐसे व्यवहार से। लेकिन यह कौन सी नई बात है? कभी श्वेता ने अपने पति की फिक्र की है जो आज करेगी, चाहे उसकी तबीयत कितनी ही खराब क्यों ना हो या बुखार से तड़प ही क्यों ना रहा हो। श्वेता को उसकी जरा भी परवाह नहीं होती थी। बहुत होता तो ऑफिस जाने के पहले उसके सिरहाने दवा और पानी रख जाती और कहती, खा लो ठीक हो जाएगा। लेकिन यही नीलेश श्वेता की जरा सी भी तबीयत खराब होने पर अपना सारा कामकाज छोड़कर उसके सिरहाने बैठा रहता था, जब तक कि वह ठीक नहीं हो जाती थी। अपने मन में ही सोच नीलेश अंदर ही अंदर कुहक उठा, लेकिन क्या फ़ायदा बोलने का जब सामने वाले को बात समझ ही ना आए तो। इसलिए इशारों से उसने जानवी को चुप रहने को कहा, क्योंकि वह बेवजह घर में क्लेश नहीं चाहता था। जानता है इस बात को लेकर श्वेता बाद में उसका जीना हराम कर देगी। देखो नीलेश, तबीयत तुम्हारी ऐसे ही नहीं रहने वाली। 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे तुम, और फिर जानवी तो है ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए। लेकिन अगर मैं मुंबई नहीं गई ना तो इतना बड़ा मौका मेरे हाथ से चला गया। जानते तो हो अगले साल मेरा प्रमोशन ड्यू है। दीदी पागल हो गई हैं आप? गुस्से से जानवी बोली। यहाँ आपके पति बीमार हैं और आपको अपने प्रमोशन की पड़ी है। जीजू से बढ़कर आपकी नौकरी है क्या दी? नहीं जा पाओगी मुंबई तो क्या हो गया? नहीं दी, ऐसा मत करो प्लीज़। मगर श्वेता ने किसी की एक नहीं सुनी और मुंबई चली गई। मन ही मन नीलेश रो पड़ा। उसके दिल की हालत जानवी भी समझ रही थी, पर क्या कहती, वह भी तो उसकी बहन थी। लेकिन कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है, सोचकर वह हैरान थी। कितना रोका उसने, हाथ पैर भी जोड़े, पर श्वेता नहीं मानी और चली गई। 3 दिन के बाद भी नीलेश की तबीयत में कोई खास फर्क नहीं आया था। अब भी बुखार कभी 102 डिग्री तो कभी 105 डिग्री पर चला जाता था। ऊपर से हाथ पैर की हड्डियों में भयंकर दर्द के कारण वह कराह उठता। सुबह के समय दर्द ज़्यादा महसूस होता था,
लेकिन जानवी दिन रात एक एक कर नीलेश की सेवा में लगी रही। दवा और जानवी की सेवा के कारण धीरे धीरे नीलेश की तबीयत में सुधार होने लगा, लेकिन शरीर की कमजोरी अभी भी बनी रही थी। ज़्यादा चलता फिरता तो थक जाता था, लेकिन जानवी के वक्त वक्त पर जूस फल वगैरह देते रहने से उसकी वह कमजोरी भी गायब हो गई और अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। नीलेश की तबीयत खराब होने की वजह से उसका कॉलेज जाना भी रुक गया था और इस बात का नीलेश को भी बुरा लग रहा था। बस बस मेरी प्यारी साली साहिबा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तंदुरुस्त भी। अब मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, इसलिए प्लीज़ अब आप अपने कॉलेज के लिए रवाना हो जाएं। नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं। मैंने कहा ना कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कल से मैं भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। किचन का काम अपने हाथों में लेते हुए नीलेश बोला। कहती रही जानवी कि अभी यह कमज़ोर है तो उन्हें अभी आराम की ज़रूरत है, मगर नीलेश ने उसकी एक ना सुनी और घर के कामों में लग गया। वैसे तुम्हारी वो दोस्त बड़ी प्यारी है, क्या नाम है इसका? सब्जियां काटते काटते नीलेश रुक गया। हाँ, याद आया, पूर्णिमा नाम है ना उसका? हाँ, पूर्णिमा ही नाम है उसका। क्यों जीजू, बड़ा नाम लिया जा रहा है? उस लड़की का इरादा क्या है जनाब का? वकील है मैडम, लगा देगी आईपीसी धारा 354, फिर पता चलेगा, समझे मेरे प्यारे जीजू। झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए जानवी बोली तो नीलेश कहने लगा कि वह तो बस यूं ही पूछ रहा था। अच्छा, यूं ही पूछ रहे थे? दी को फ़ोन लगाऊं क्या? अरे नहीं, माफ़ कर दो। अपना कान पकड़ते हुए नीलेश बोला तो जानवी को हंसी आ गई। तभी कॉलवेल की आवाज़ से दोनों उस बातों से हटकर उधर देखने लगे। अभी कौन आ गया? लेकिन जब दरवाजे पर श्वेता को खड़ा देखा तो वह खुशी से उछल पड़ी। जानवी, कौन आया है? पेपर वाला आया है तो कहना कल आए। नीलेश बोल ही रहा था कि सामने श्वेता आकर खड़ी हो गई। सामान सहित श्वेता को देखा तो नीलेश भी हैरान रह गया। श्वेता तुम? नीलेश, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने स्वार्थ में यह भी भूल गई कि तुम बीमार हो। मैंने बोल दिया कि मुझे मुंबई नहीं जाना। यहाँ पर फिर से मेरा तबादला करवा दे, वरना मैं नौकरी छोड़ दूँगी, बोलकर वह सिसक पड़ी। अब रोना धोना बंद करो और सुनो, मैं जा रही हूँ कॉलेज, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। चुटकी लेते हुए जानवी बोलकर कॉलेज के लिए निकल गई। वह बहुत खुश थी कि उसकी दी वापस आ गई है और फिर सब कुछ पहले की तरह हो गया है। पहले की तरह दोनों हर छुट्टी की शाम रंगीनियों का मज़ा लेने लगे, मौज मस्ती होने लगे। लेकिन एक दिन फिर एक मुसीबत नीलेश के सिर पर आ पड़ी। नीलेश की गाड़ी से एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और उसने उसके खिलाफ पुलिस में केस कर दिया। अब क्या होगा जानवी? मेरा तो दिल घबरा रहा है, कांपते स्वर में श्वेता बोली। अपने पति को लॉकअप में देख उसकी तो जान ही निकली जा रही थी। कुछ नहीं होगा, आप शांत रहो, कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है उसका, बस उसके सिर पर थोड़ी चोटें आई हैं और उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है। तो बंदा ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि गलती उस बंदे की थी, जीजू की नहीं। गलत साइड से वह अपनी गाड़ी हाँक रहा था, जीजू नहीं। लेकिन यह बात वह मानने को तैयार नहीं है, जिद पर अड़ा है कि जीजू को सज़ा दिलवा कर रहेगा। लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ, कहकर जानवी ने अपनी दोस्त पूर्णिमा, जो कि वकील है, उसे फ़ोन लगाया और सारी बात बताई तो वह कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह आदमी रॉन्ग साइड से आ रहा था, बस यह बात उसके मुंह से निकलवानी है, फिर वह खुद ब खुद अपना केस वापस ले लेगा। जानवी ने जब उस आदमी से बात की और प्यार से समझाया कुछ पैसे ले देकर मामला यहीं ख़त्म कर दे, तो वह अकड़ कर कहने लगा कि नहीं,
वह अपना केस वापस नहीं लेगा, बल्कि इन गाड़ी वाले लोगों को सबक सिखाएगा जो अपने आप को सेठ समझने लगे हैं। बताएगा कि हम गरीब भी कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं जो कोई भी कुचल कर चला जाए। बहुत बोल चुके, समझे? प्यार से समझा रही हूँ तो बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारी। सब उसकी फालतू बकवास सुनकर जानवी ने दहाड़ा तो वह एकदम से सकपका गया। तुम्हें क्या लगता है कि हमें कुछ पता नहीं है? सब जानती हूँ। गलती उस इंसान की नहीं बल्कि तुम्हारी थी। गलत तरीके से तुम साइकिल चला रहे थे और हाईवे कोई साइकिल चलाने की जगह है। देखो, सही से समझा रही हूँ कि अपना केस वापस ले लो, नहीं तो अगर यह साबित हो गया ना कि तुम गलत साइड से साइकिल चलाकर आ रहे थे तो सज़ा उसे नहीं तुम्हें होगी और जुर्माना भरना पड़ेगा। सो अलग, पता है ना, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा होता है तो पता तो चल ही जाएगा कि गलत कौन है, फिर समझते रहना। जानवी के इतना कहते ही उसके तो पसीने छूट गए, क्योंकि गलत तो वही था। वही रॉन्ग साइड से अपनी साइकिल चलाकर आ रहा था। तुरंत जाकर उसने अपनी शिकायत वापस ले ली, यह बोलकर कि उसे कोई केस नहीं करना, उसे कुछ नहीं हुआ है, वह ठीक हो जाएगा। दी, पता है आपको उस इंसान को समझाने में मुझे कितनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी, और यह सब हुआ मेरी दोस्त पूर्णिमा की वजह से। बोलते हुए उसने नीलेश की तरफ देखा तो मुस्कुराकर वह पीछे मुड़ गया। श्वेता मन ही मन अपनी बहन की शुक्रगुजार हो रही थी कि उसके कारण ही नीलेश बच पाया। एक बार नहीं बल्कि दो दो बार उसने नीलेश की जान बचाई है। जीजू, अब कंजूसी से काम नहीं चलेगा, आपको हमें एक बड़ी पार्टी देनी होगी, जानवी ने कहा तो नीलेश ने उसकी बात मान ली। अहमदाबाद के रेडिसन ब्लू होटल में नीलेश ने एक पार्टी रखी जिसमें उसका दोस्त अमित भी आया था। जीजू, पार्टी तो बहुत मज़ेदार रही, पर वह लड़का कौन था? घर लौटते समय जब जानवी ने पूछा तो श्वेता और नीलेश दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। अरे हंस क्यों रहे हैं आप दोनों? बताओ तो, कौन था वो स्मार्ट सा लड़का? आपके साथ काम करता है क्या? जानवी यह जानने को बेताब थी कि आखिर वह लड़का था कौन, और मिलने पर क्यों वह उसे ही निहारे जा रहा था। क्यों, क्या पसंद आ गया तुझे? बोल तो बात चलाऊं? श्वेता ने प्यार की झिड़की देते हुए पूछा तो वह शर्मा गई। उस संडे सुबह सुबह श्वेता और नीलेश के कमरे से बातें करने की आवाज़ सुनकर जानवी भी वहां पहुंच गई और कहने लगी कि क्या बातें हो रही है। यही कि इस मुसीबत को अब इस घर से निकालना होगा। नीलेश बोला। मुसीबत कौन? मैं? ओह, अब मैं मुसीबत हो गई आप दोनों के लिए। जाओ जीजू, मैं आपसे बात नहीं करती। और दीदी, आप भी बहुत बुरी हो। रूठने का नाटक करते हुए जानवी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। अरे पगली, नीलेश के कहने का मतलब था कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए, लेकिन पहले यह बता कि वह लड़का तुझे कैसा लगा। श्वेता बोली तो जानवी शर्माकर उधर देखने लगी। शर्माने से काम नहीं चलेगा, बताओ कि वह लड़का तुम्हें कैसा लगा। पापा और भैया को लड़के की फ़ोटो भेज दी गई है, बस अब तुम्हारे हाँ की देर है। लेकिन शर्माते हुए जानवी यह बोलकर वहाँ से भाग गई कि उसे नहीं पता, इसका मतलब इसे भी वह लड़का पसंद है। हंसते हुए नीलेश कहने लगा, जानती हो श्वेता, जब अमित ने पहली बार जानवी को देखा था तभी उसे उससे प्यार हो गया था। लड़का अच्छा है, नौकरी भी हाई क्लास है, और सबसे बड़ी बात कि अमित की नौकरी भी यही अहमदाबाद में ही है, तो दोनों बहनें आसपास रह सकती हो। उसकी बात पर श्वेता ने भी हंसते हुए सहमति जताई। उस रोज़ राजपथ क्लब में जब पहली बार अमित ने जानवी को देखा था तभी उसे बहुत पसंद आ गई थी वह।
जानवी का छरहरा बदन, सोने जैसा दमकता रंग, बड़ी बड़ी घनी पलकों से ढकी गहरी काली आंखें, घने काले बाल और गुलाबी अधरों पर छलकती मोहक मुस्कान देख वह जानवी का दीवाना हो गया था और सोच लिया था कि अब वही उसकी दुल्हन बनेगी। अमित नीलेश के साथ उसके ही ऑफिस में काम करता था और दोनों पहले से ही दोस्त हैं। कई बार वह जानवी को देख चुका है पार्टी वगैरह में, पर जानवी उससे पहली बार मिली थी। उसे भी अमित पहली नज़र में ही भा गया था। नीलेश ने तो पहले ही सोच लिया था कि जानवी के लिए वह सिर्फ लड़का ही नहीं ढूंढेगा बल्कि एक भाई की तरह उसे विदा भी करेगा। लोग अक्सर जीजा साली के रिश्तों को गलत नज़रों से देखते हैं, लेकिन जानवी और नीलेश का रिश्ता एक पवित्र बंधन में बंधा था जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।